नमस्कार दोस्तों, जैनित पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जिस टॉपिक के पर चर्चा करने वाले हैं वह है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय जो धाराएं हैं वे महासागरीय जल की जो गतियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। महासागरीय जल के अंतर्गत हम जो गतियों के अंतर्गत कई टॉपिक का स्टडी करते हैं, उनमें जैसे कि हम एक पूर्व में टॉपिक पे चर्चा कर भी चुके हैं जिसका नाम है ज्वार भाटा। आज हम उन गतियों के अंतर्गत ही दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और वह है आपकी महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय धाराओं के टॉपिक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो हम इसके अंतर्गत जो कंटेंट पढ़ा जाता है वह है सर्वप्रथम तो कि हम महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये हम पढ़ें। तो आज के इस क्लास में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ने का जो मोटिव है या जो हमारा चर्चा का जो विषय है आज, वह यही है कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनकी विभिन्न महासागरों में उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। निश्चित रूप में सभी महासागरों में महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वह एक प्रकार ही होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति के बाद में भी इनकी दिशाओं में कई परिवर्तन होते हैं। तो इसके दूसरे सेगमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि महासागरीय जलधाराओं की दिशा में ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवर्तन लाते हैं। तो आज के वीडियो में हम विस्तृत रूप में विभिन्न डायग्राम मैप्स के द्वारा आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट वीडियो या क्लासेस में हम विभिन्न महासागरों में और जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनकी विस्तृत रूप में मानचित्र के द्वारा स्टडी करेंगे कि कौन कौन से महासागरों में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उन सब पर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महासागरीय जलधाराओं के रूप में। सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत और उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है महासागरीय जलधाराओं का, जिसे हम बेसिक भी कह सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखें, हम सभी जलधाराओं को याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई बहुत छोटी बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि जलधाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, या इनके प्रकार की बात करें, तो कई बार हमको ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये पता नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि परिभाषा के रूप में देखें तो सागरों में जल का जो एक निश्चित दिशा में प्रवाह है उसे हम धाराएं कहते हैं। देखिए, महासागरीय जल का जो ऊपरी सतह पर जो जल है और उसमें निश्चित रूप में विभिन्न कारकों के द्वारा, उन कारकों पर अभी हम चर्चा करेंगे, विभिन्न कारकों के द्वारा और एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है, उसे ही हम धाराएं कहते हैं। धाराएं जो हैं, आप ध्यान से देखें तो जिस प्रकार से धरातलीय भाग पर नदियां प्रवाहित होती हैं और आप लोग देखें कि नदियों का एक निश्चित दिशा होती है, तो उसी प्रकार से जो जलधाराएं हैं वे भी एक निश्चित दिशा को फॉलो करती हैं महासागरों के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है महासागरीय जो जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर आप नोट्स के रूप में भी स्लाइड में देख सकते हैं कि सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जल जो है वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, उन्हें हम धाराएं कहते हैं। धाराएं धरातलीय भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही होती हैं। जिस प्रकार से नदियाँ प्रवाहित होती हैं एक निश्चित दिशा में, उसी प्रकार से सागरों में सागरीय जो जलधाराएं हैं वे प्रभावित होती हैं। सागरीय गतियों में दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता वे है कि सागरीय गतियों में, देखिए, सागर की जो गतियां हैं वो तीन प्रकार से बताई गई हैं, जिसमें हम एक में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं ज्वार भाटा के रूप में, और दूसरा है आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी जलधाराओं के रूप में, और एक और गति है लहरें या तरंगें। तो आप लोग देखें कि उन तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक जो शक्तिशाली हैं वे धाराएं होती हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हज़ारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। हम आगे जब अलग अलग महासागरों की जलधाराएं पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का जो जल है और वह विभिन्न रूप परिवर्तित करके, रूप परिवर्तन जरूर हो जाते हैं उनके, इसलिए उनके नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि बस
नाम बदल जाएंगे, धारा वही रहेगी, और वह जो जल है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से होकर उत्पन्न होकर के, गति होकर के, और आप लोग देखें काफ़ी दूर तक, यदि हम अटलांटिक का उदाहरण लें तो वह यूरोप तक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के रूप में पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी हज़ारों किलोमीटर तक जल का जो प्रवाह है वह महासागरीय धाराओं के रूप में होता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो सागरीय धाराएं हैं वे सभी प्रकार की जो गतियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमें भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमको पता होनी चाहिए कि हम धाराएं किसे कहते हैं, ये क्या स्थिति होती है इन सब की। अब हम इसके दूसरा जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं इनका प्रकार। देखिए धाराओं की जब हम प्रकार की बात करें तो जो धाराएं हैं इनका जो मुख्य जो प्रकार किया है वह हमने किया है उसके जल के तापमान के आधार पर। जल का तापमान जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से इन धाराओं का जो है नाम रखा गया है। तो देखें दो इस आधार पर, देखें यहाँ पर आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि तापमान के आधार पर महासागरीय जो धाराएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। आप लोग देख पा रहे हैं तापमान के आधार पर मैंने बताया कि जो जल का तापमान उसके आधार पर कौन कौन सी होती हैं। एक है गर्म जल धाराएं और दूसरी है ठंडी धाराएं। ठीक है, दो भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं, गर्म और ठंडी। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है ना। देखें क्योंकि ये तो बात हुई एक सामान्य प्रकार की, जल के आधार पर एक गर्म जलधाराएं होती है, ठंडी जलधारा होता है, जिनको हम विभिन्न महासागरों में भी स्टडी करेंगे। लेकिन यदि हम देखें कि जो धाराओं की सभी की गति एक समान नहीं होती है, उनका आकार एक समान नहीं होता है, और दिशा, ठीक है, दिशा में भी परिवर्तन होते हैं, तो काफ़ी अंतर होता है, अलग अलग एक समान नहीं होती हैं धाराओं के जो विशेषताएँ हैं। तो इस आधार पर हम धाराओं के कई उप प्रकार कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखें हम कई उप प्रकार पढ़ते हैं इनके धाराओं के। क्या उप प्रकार हैं, मैंने जैसे कि बताया कि केवल उन उप प्रकारों में केवल इसका अंतर होगा कि उनकी गति, आकार, गति का मतलब उनकी स्पीड, जल का जो प्रवाह की गति है, आकार का मतलब उसमें जो जल की मात्रा है, बस केवल उनमें ही अंतर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीन हम उप प्रकार पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारा जो उप प्रकार है वह है प्रवाह। और आप लोग ध्यान से देखें कि ये हम जो उप प्रकार पढ़ रहे हैं ये जल की निम्न गति से लेकर के और अधिकतम गति तक की हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे जो निम्न गति होती है, सामान्य गति होती है जिस जलधारा की, उसे हम प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी लिखा है, देखें कि जब पवन वेग से, है ना, क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट होते हैं इनमें ज़्यादातर पवन का रोल होता है, पवन इन्हें प्रवाहित करता है। इनका जो कारक है उत्पत्ति का वह मुख्य रूप में पवन होता है। तो आप लोग देखें जब पवन वेग से प्रवाहित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो प्रवाह होता है वह पवन से प्रेरित होता है, केवल ऊपरी जो सतह का जल है वह आगे की ओर अग्रसर होता है, उसे हम प्रवाह कहते हैं। और इसकी गति तथा सीमा, इसकी जो स्पीड है और जो इसकी सीमा है, मतलब कहाँ तक ये प्रवाहित होगा, वह निश्चित नहीं होती है। गति भी मंद होती है, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि ये हम न्यूनतम गति से और अधिकतम गति की ओर प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं, तथा केवल ऊपरी जो जल है वही गतिशील होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वे प्रवाह या ड्रिफ्ट की हैं। और इसके लिए उदाहरण है, जैसे कि दो उदाहरण यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। देखें ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में और एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह प्रवाहित होता है, और इसी प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक में भी इस प्रकार की एक जलधारा है जो कि पवन से के वेग से प्रेरित होती है, जिसकी गति मंद होती है, और इसे हम दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो देखिए इनमें और कोई विशेष अंतर नहीं है जलधाराओं में। कई बार हम इनको धारा भी कह देते हैं, उत्तरी अटलांटिक धारा या दक्षिणी अटलांटिक धारा। लेकिन जब हम उनकी विशेषता गति और पर महत्वपूर्ण फोकस करें, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम अंतर बता रहे हैं केवल गति का बता रहे हैं, तो जब गति वाला फैक्टर दिमाग में आ जाता है तब हम उसको प्रवाह कह देते हैं।
अब हम देखें कि प्रवाह से यदि गति ज़्यादा होगी तो हम उसे, उस जलधारा को क्या नाम देंगे? तो आप लोग देखेंगे उसे हम धारा ही कहते हैं और उसे हम करंट कहते हैं इंग्लिश में। ये इसकी जो जब सामान्य गति होगी उसे हम धारा कह देते हैं। निश्चित रूप में ड्रिफ्ट या प्रवाह से इसकी गति अधिक होती है और उसे हम सामान्य रूप में करंट कह देते हैं। जितनी भी सामान्य जो जलधाराएं हैं वो सब देखें तो वो धाराओं के रूप में ही हैं, जैसे कि कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, तो ये सब सामान्य गति वाली धाराएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब नोट्स में देखें कि जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे हम धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, सबसे कम गति होती है प्रवाह की, उससे थोड़ी ज़्यादा गति होती है धारा की, जिसको हम करंट कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए, जैसे कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, क्यूरोशिबो की धारा, क्यूराइल की धारा। तो ये सभी एक निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं और इनको हम धाराओं के नाम से ही जानते हैं। तीसरी जो है उसे हम विशाल धारा या प्रबल धारा कहते हैं अथवा स्ट्रीम नाम से जानते हैं। स्ट्रीम कहते हैं हम इसे। निश्चित रूप में इसकी जो गति है वह धारा से भी काफ़ी अधिक होती है। दिशा जरूर बिल्कुल वही विशेषता होगी, निश्चित होती है, बस केवल अंतर जो है वो गति का है। तो सर्वाधिक गति वाली जो धाराएं होती हैं उन्हें हम स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ नोट्स में लिखा है, आप लोग देखें कि जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, भूतल की नदियों के समान, तो उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। इसकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका गल्फ स्ट्रीम। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गल्फ स्ट्रीम। एक्चुअल में गल्फ स्ट्रीम जो है एक प्रबल धारा है और सभी प्रकार की जो जलधाराएं हैं उनमें गल्फ स्ट्रीम की जो गति है वह सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए ये विशाल या प्रबल धारा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम। और ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, ये स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। इसे जब हम अभी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, कौन से क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तो इस प्रकार से देखें कि ये हमने 3 जो प्रकार किए हैं वे जल के तापमान के आधार पर किए हैं। सामान्य जब गति होती है तो उसे हम ड्रिफ्ट कह देते हैं, प्रवाह कह देते हैं, और बिल्कुल जैसे सामान्य से थोड़ी अधिक तीव्र गति होती है उसे हम धारा या करंट कह देते हैं, और जब बहुत अधिक गति तीव्र गति होती है तो उसे हम प्रबल धारा या स्ट्रीम कह देते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी। और आप लोग यहाँ पर कुछ विश्व के मानचित्र में यहाँ पर आप लोग देखें कि अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको जो हमारे प्रकार हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन प्रकारों की चर्चा हम इस मानचित्र के अंतर्गत करें तो हम देखें कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने प्रथम प्रकार किया था कि गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 सिंबल बने हुए हैं कि रेड कलर से जो बना हुआ है वह वार्म करंट है, गर्म जलधाराएं हैं, और जो ब्लू कलर से बनी है वो ठंडी जलधाराएं। तो हम देखेंगे कि ठंडी और गर्म जलधाराओं का भी जो प्रवाहित क्षेत्र है वो लगभग पृथ्वी पर निश्चित रूप में पाया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर की हैं, जैसे लेब्राडोर है ये ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, कैनारी की धारा ठंडी है, बेंगोला की धारा आपको यहाँ दिखाई दे रही है ब्लू कलर से। तो ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं, सभी महासागरों में है ना। ये देखें यहाँ पर ओयाशियो की धारा है जिसको हम क्यूराइल की धारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं की बात करें तो जितनी भी आपको जो ब्लैक कलर से बनी हुई हैं ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, जैसे कि उत्तरी विश्वतीय धारा, दक्षिणी विश्वतीय धारा, है ना। इस तरह से आप लोग देखें, और आप लोग इस तरह से गल्फ स्ट्रीम ये देखें इस तरह से, है ना। ये देखें जो रेड और ब्लैक कलर से भी बनाई गई हैं, इसमें रेड और ब्लैक दोनों से ही जो बनी हुई हैं सब गर्म जलधाराएं हैं। और इसके अलावा आप लोग देखें यहाँ पर क्यूरोशिबो की धारा, तो ये सारी गर्म जलधाराएं हैं। दूसरा भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जैसे कि सामान्य धाराओं के, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये देखें यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये एक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया।
जलधाराओं के एग्जाम्पल आपको काफ़ी सारे दे रखे हैं और यहाँ पर आप लोग देखें ये गल्फ स्ट्रीम है जो कि एक स्ट्रीम का उदाहरण है। तो प्रबल धाराओं में सबसे जो प्रमुख है वह गल्फ स्ट्रीम ही है। इसी को ये हम एकमात्र उदाहरण के रूप में देख सकते हैं स्ट्रीम के रूप में। तो इस तरह से आप लोग देखें कि ये जो है उप प्रकार हैं। तो ये एक सामान्य है। अब हम जो सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यदि हमको महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि ये भी तथ्यात्मक नहीं है बल्कि सैद्धांतिक है, इसमें भी कुछ नियम हैं कि किस प्रकार से और जो उत्पत्ति होगी जलधाराओं की, तो यदि ये उत्पत्ति हमको बहुत ही सामान्य रूप में अच्छे से समझ में आ जाती है तो हमें विश्व की अलग अलग जो धरातल पर महासागर हैं उनकी अलग अलग जलधाराओं को रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि हम देखेंगे जब हम तीनों महासागरों की जलधाराओं का मानचित्र पर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों महासागरों की जलधाराओं में बिल्कुल एक समान विशेषताएं मिलती हैं और वह सभी एक ही प्रक्रिया के अनुसार प्रवाहित हो रही हैं। क्योंकि जो उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है या उत्पत्ति के जो कारक हैं वे अलग अलग महासागरों में नहीं बदलते हैं यदि दशाएं एक समान हों। तो यहाँ पर हम वही महासागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति है इस पर हम फोकस कर रहे हैं। विस्तृत रूप में मैंने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखें इसी क्रम में नोट्स पर फोकस करें कि महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप संभव है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक कारक नहीं बल्कि कई कारक सम्मिलित रूप से और जाकर ये जो जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ कारक महासागरीय जल की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित हैं तो कुछ कारक पृथ्वी की घूर्णन क्रिया तथा उसके गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित हैं। तो आप लोग देखें कि इसके जो कारक हैं उनमें से कुछ कारक तो स्वयं जो महासागरीय जल की विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हैं, इन पर अभी हम चर्चा करेंगे। और कुछ जो कारक हैं वे पृथ्वी की घूर्णन क्रिया। तो देखिए निश्चित रूप में पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करती है। उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह भी प्रभावित करता है। इसी क्रम में हम देखें तो कुछ बाह्य कारक भी होते हैं जो प्रभावित करते हैं। वो बाह्य कारक कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कि मैंने आपको बताया कि इनके अलावा ये तो हुए उत्पत्ति के कारक, लेकिन कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो धाराओं में परिवर्तन लाते हैं। धाराओं में परिवर्तन किस प्रकार से लाते हैं? उनकी दिशाओं में परिवर्तन लाते हैं, उनके रूप में परिवर्तन लाते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम रूप परिवर्तन कारक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि इनके अलावा कुछ ऐसे कारक भी हैं जो धाराओं में परिवर्तन लाते हैं और इन्हें हम रूप परिवर्तन कारक कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम जो इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के अंतर्गत, उसमें हम दो प्रकार से इसको पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारक जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन कारक जो महासागरीय जलधाराओं में और परिवर्तन उत्पन्न करके करेंगे। तो उनको हम इस तरह से दो रूपों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं धाराओं की उत्पत्ति के कारक, और इन धाराओं की जो उत्पत्ति के जो कारक हैं उनको भी हमने तीन बृहद वर्गों में रखा है। तीन बृहद वर्गों में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, तीन बृहद वर्ग हैं। एक तो स्वयं जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक हैं निश्चित रूप में, दूसरे कारक हैं जो स्वयं महासागरीय जल की विशेषताओं के कारण कारक हैं, और तीसरा है कुछ बाह्य कारक जो कि बाहरी रूप में महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। तो उनमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोग देखें सर्वप्रथम महासागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति है वो इसी कारक से होती है। आगे तो बस कारक बदलते जाते हैं और धाराएं जो हैं वो बदलती जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह यही है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखें, और वह कारक है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक।
देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। लेकिन चूंकि जल जो है वह द्रव रूप में होता है, इसीलिए जिस स्पीड से या जिस गति से स्थल भाग गति करते हैं, घूर्णन करते हैं, जलीय भाग उनका साथ नहीं दे पाता, और जब वह उनका साथ नहीं दे पाता तो वह पीछे छूट जाता है निश्चित रूप में। अब आप लोग देखें कि पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है। स्थल तेज गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन जब जल पीछे छूटता है तो आप लोग देखें कि उसमें जो गति है वह विपरीत हो जाती है, घूर्णन गति के विपरीत, और वह विपरीत हो जाती है गति पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न होती है। और जिससे, क्योंकि जो घूर्णन गति है वह जो सर्वाधिक है वह भूमध्य रेखा पर होती है, और इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विषुवत रेखा के ऊपर और जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। उन क्षेत्रों में, सभी महासागरों की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं है कि अटलांटिक है, प्रशांत है, अटलांटिक, जिनमें भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर और जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिन्हें हम विषुवत रेखीय जलधाराएं कहते हैं, इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं, और जिनकी दिशा देखें हमको बिल्कुल भी रटना नहीं है, और निश्चित रूप में जिनकी दिशा कैसे होगी आप लोग समझ ही रहे हैं, जिनकी दिशा होगी पूर्व से और पश्चिम की ओर। ध्यान देंगे कि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, लेकिन जल उसका साथ नहीं दे पाता है, वह पीछे छूट जाता है। देखिए, हम इसको प्रैक्टिकल करके भी अपने घर में भी देख सकते हैं कि यदि मान लो हम एक पानी का भरा हुआ बर्तन ले लें और उसमें कोई कागज़ का टुकड़ा या कुछ डाल दें और उसको आप तेज़ी से घुमाएं, तो देखें जिस तेज़ी से कागज़ का टुकड़ा घूमेगा उस तेज़ी से जल नहीं घूमेगा और वह पीछे की तरफ हटने की कोशिश करेगा। तो जब वह पीछे हटेगा तो पीछे हटने का मतलब है कि जो जल की जो दिशा है वह विपरीत हो जाती है, अर्थात जब पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूर्व दिशा में और जिस जलधारा की उत्पत्ति होगी उस जलधारा को हम विषुवत रेखीय धाराएं कहते हैं। ये तीनों महासागरों में उत्पन्न होती हैं और जिनकी जो दिशा है वह पूर्व से पश्चिम होती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स में भी इसी कारण से ही, इसी वजह से ही सर्वप्रथम सभी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और विषुवतीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो मैंने यहाँ नोट्स में भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं जो बात मैंने आपको अभी समझाई है। फिर हम इसको अभी मैप के अंदर भी देखते हैं कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता, जिस कारण वह पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न होती है तथा विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो जल है उसमें पूर्व से पश्चिम दिशा में गति हो जाती है और जिन्हें हम विषुवत रेखीय धाराओं के नाम से जानते हैं। कभी कभी, है ना, ये देखें बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की घूर्णन की दिशा की ओर ही अग्रसर होकर प्रति विषुवतीय धारा की उत्पत्ति करता है। आप देखें कि जो विषुवतीय धाराएं उत्पन्न होती हैं उनके मध्य में और प्रति विषुवतीय धाराओं की भी उत्पत्ति होती है बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर। तो उसका कारण यही है कि जब हम अभी तीनों महासागरों में हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि जब जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं तो आगे ये कहीं ना कहीं महाद्वीपीय बाधाओं से टकराती हैं और टकराने के बाद में कुछ जल जो घूर्णन की दिशा है उसी दिशा में प्रवाहित होने लगता है। घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व, और जब इस प्रकार की कुछ जो छोटी जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है तो उन्हें हम प्रति विषुवतीय धाराएं कहते हैं। चूँकि ये मूल जो विषुवतीय धाराओं की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो विषुवतीय धाराएं वे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये जो प्रति विषुवतीय धाराएं ये पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होंगी, तो ये विपरीत चल रही हैं विषुवतीय धाराओं के, इसीलिए इनको हम प्रति विषुवतीय धाराएं या इंग्लिश में काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में विषुवतीय धाराओं और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रति विषुवतीय धाराओं की उत्पत्ति होती
है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और जिसे हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप लोग ध्यान से यहाँ देखें और हम अलग अलग महासागरों में भी इसको चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ ध्यान से यदि देखें तो आपको यह अटलांटिक में हम देख सकते हैं, ये देखें अटलांटिक महासागर में, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मिलेगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और आपको यहाँ पर देखें एरो बना हुआ है और इसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम। बिल्कुल ऐसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी यहाँ को मिलेगा एरो पूर्व से पश्चिम और यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणी विषुवतीय धारा या साउथ इक्वेटोरियल करंट। सभी महासागरों में मिलेंगी। आप लोग देखें यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखें तो ये प्रशांत में भी हैं, ये देखें, ये आप लोग ध्यान से देखें तो ये अटलांटिक में भी उत्पत्ति हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग देखें इन दोनों धाराओं के मध्य में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ भी जल प्रवाहित हो रहा है, जिनको हमने काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से नाम दिया था, जिनको हम इक्वेटोरियल काउंटर या प्रति विषुवतीय धाराएं के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से और जो घूर्णन के कारण विषुवतीय क्षेत्रों में और विषुवतीय धाराएं और प्रति विषुवतीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। देखो हमको रटना नहीं है, निश्चित रूप में आप लोग देखें हम तापमान का चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप लोग देखें आपको रटना नहीं है, लेकिन हम अलग अलग महासागरों में जब इनको पढ़ेंगे फिर मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन रटना इसलिए नहीं है कि ये कहेंगे कंसेप्ट है। जब आप लोग देखें हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में घूर्णन के कारण विषुवतीय धाराओं की उत्पत्ति करा रहे हैं तो निश्चित रूप में आप लोग देखें ये कौन से प्रकार की तापमान के आधार पर जब इनका प्रकार करेंगे तो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि ये कौन सी धाराएं होंगी। तो निश्चित रूप में देखें ये गर्म जलधाराएँ होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, और इसीलिए ये गर्म जलधाराएँ होती हैं। तो इस तरह से हम इनको देख रहे हैं। अब हम दूसरे कारक पर चर्चा करें तो वह है सागर से संबंधित कारक। देखिए सागर से संबंधित कारक की यदि हम बात करें तो सागर की कई विशेषताएं हैं और उनमें सबसे प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह एक तो है तापमान। देखिए तापमान की यदि बात करें तो हम तापमान का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तापमान जो है वह घनत्व को निर्धारित करता है और कहीं ना कहीं हमने घनत्व वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब अलग अलग घनत्व का जल होता है तो निश्चित रूप से ही उनमें गति होती है, क्योंकि अधिक घनत्व का जो जल है वह नीचे बैठने का प्रयास करता है क्योंकि भारी होता है, और जो कम घनत्व का जल होता है उसमें बाह्य प्रसार अधिक होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा सागर से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है लवणता। लवणता भी एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि लवणता के कारण भी घनत्व निर्धारित होता है और उसके कारण भी जल में गति उत्पन्न होती है। तो हम इन पर भी चर्चा करते हैं। तो देखें इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता की यदि हम बात करें तो आप लोग देखें कि महत्वपूर्ण रूप में इसके हम नियम की बात करते हैं कि अधिक तापमान से जल में फैलाव होने से घनत्व कम होता है। देखें इससे पूर्व की जो हमने वीडियो या क्लास में चर्चा की थी तो उसमें हम सागरीय घनत्व की बात की थी और हमने उसमें यही बताया था कि तापमान और जो घनत्व है उसमें विलोम संबंध होता है। तापमान अधिक होगा तो जल में फैलाव होगा जिससे उसका घनत्व कम होगा, जबकि कम तापमान से जहाँ तापमान कम होंगे वहाँ जल में सिकुड़न से घनत्व बढ़ता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसका मतलब क्या होगा कि अधिक तापमान से जल में प्रवाह होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जल गतिशील होता है। तो देखें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिक तापमान वाले जल सिकुड़ेगा तो वह नीचे बैठेगा, घनत्व बढ़ेगा। तो और स्वाभाविक सी बात है जब तापमान अधिक होंगे तो जल में प्रसार होगा, फैलाव होगा, और इसीलिए जो गति है वह अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से और कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जल गतिशील होता है। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे यदि हम देखें तो आप लोग देखें विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में आप लोग देखें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, ये देखें विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में जल गतिशील हो जाता है, क्योंकि जो हमने विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति कराई थी वह इस प्रभाव के कारण, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और वह विषुवतीय जलधारा आगे बढ़ जाती है, गतिशील हो जाती है, और इस तरह विषुवत रेखा पर
जल की आपूर्ति के लिए ध्रुवों की ओर से विषुवतीय रेखा की ओर अधः प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो ये हम घनत्व वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। ऊपर सतह का जल ध्रुवों की तरफ जा रहा है और आंतरिक रूप में अधः प्रवाह के रूप में जो भारी जल है वह ध्रुवों से और विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तापमान जो स्वयं महासागरीय जल या सागरीय जो जल की स्वयं की विशेषता है उसके कारण भी किस प्रकार से और जल में गति उत्पन्न होती है। तो इस नियम को भी ध्यान रखेंगे। ये नियम यही कहता है कि जल में जो गति है वह अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से और कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जल गतिशील होता है। अब हम दूसरे नेक्स्ट फैक्टर पर चर्चा करें तो वह है आपका लवणता में भिन्नता। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लवणता सागरीय जल की सैलिनिटी, और इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये किस प्रकार से जल की गति को प्रभावित करेगा, तो देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि हमने देखा कि लवणता और जो घनत्व है उसमें सीधा संबंध होता है। देखें जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उन सब का एक दूसरे से संबंध जरूर होता है, इसलिए हम ये बार बार यही कहते हैं कि प्रत्येक टॉपिक की अपनी महत्ता होती है। तो घनत्व वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लवणता और घनत्व में, सागरीय जल के घनत्व में क्या संबंध है, तो उसमें हमने सीधा संबंध बताया था। अर्थात लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा, लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम होगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप में उस घनत्व का प्रभाव और यहाँ पर सागरीय जल की गति पर पड़ेगा। किस रूप में होगा उसको हम यहाँ नोट्स के रूप में भी देखते हैं। तो आप लोग देखें लवणता में भिन्नता किस प्रकार से सागरीय जल में गति उत्पन्न कराएंगे। देखें तो जल में लवणता अधिक तो घनत्व अधिक है, अतः जल सतह नीची होगी, है ना। देखें यदि जल में लवणता अधिक है तो घनत्व उसका ज़्यादा होगा। जब घनत्व ज़्यादा होगा तो जल भारी होगा और उसकी जल की जो सतह है वह नीची हो जाएगी। जबकि लवणता जहाँ पर कम होगी तो घनत्व भी कम होगा, जिससे जल की जो सतह है वह ऊंची होती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से नदी प्रवाहित होती है तो वह उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर चलती है, तो यहाँ भी तो वह सतह बन गई। आप लोग देखें अधिक घनत्व का जो जल है वहाँ की सतह नीची हो गई, और जो जहाँ पर लवणता कम है वहाँ पर घनत्व जो है वो कम है, जिसके कारण उसकी जल की सतह ऊंची हो गई। तो निश्चित रूप में जब लवणता कम है, घनत्व कम है, तो वो जल जो है वो हल्का होगा और उसकी जल की सतह ऊंची होगी। तो आप लोग समझ गए अब ये नियम। अब ऐसी स्थिति में जो जल है वह जल की जो ऊंची सतह से और निचली सतह की ओर प्रवाहित होगा। और ऊंची सतह किसने बनाई? ऊंची सतह बनाई जहाँ पर लवणता कम होगी, अर्थात घनत्व कम होगा। इसीलिए हमारा ये एक नियम बन गया। इस नियम दूसरे नियम को ध्यान रखें कि जो जल है वह कम लवणता वाले क्षेत्रों से और अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की ओर गतिशील होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में भी हम चेक कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बादलों की स्थिति के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है, लवणता तुलनात्मक रूप में कम पाई जाती है, और उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लवणता अधिक होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनकी जल की सतह ऊंची होगी क्योंकि लवणता कम है, और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लवणता अधिक होने के कारण घनत्व भी अधिक होगा और उनकी जल की जो सतह है वह नीची होगी। इसलिए ऊंची सतह अर्थात कम लवणता के क्षेत्रों से और जल का जो प्रवाह है एक धारा के रूप में और अधिक लवणता के क्षेत्रों की ओर हो जाता है, और जिससे समुद्री जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कारक भी महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करता है, और इन सभी कारकों को हम जब अलग अलग महासागरों की जलधाराएं पढ़ेंगे वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जितनी भी जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है उनमें से ये सभी कारक कहीं ना कहीं उनको अवश्य रूप में प्रभावित कर रहे हैं, और इन्हीं कारकों के परिणाम स्वरूप उन जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है। इसी नोट्स के आगे के भाग में देखें हम ऊपरी सतह के नीचे। तो देखें जब ऊपरी सतह के नीचे अधिक खारे भाग का जल कम खारे भाग की ओर अधः प्रवाह के रूप में चलने लगता है, जिस तरह से हमने टेम्परेचर में देखा था। क्योंकि देखो ये एक सर्कुलेशन है, ठीक है ना।
जिस तरह से हमने पवनों के चैप्टर में भी पढ़ा था कि पवनें कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके समाप्त नहीं हो जाती हैं, उनका एक चक्रीय रूप होता है। निश्चित रूप में वे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाती हैं, उच्च वायुमंडल में चलती हैं, पुनः नीचे उतरती हैं और चक्र पूरा करती हैं। बिल्कुल आप लोग देखेंगे इसी प्रकार का जो प्रवाह है वह धरातलीय प्रवाह और अधः प्रवाह के रूप में होता है। धरातलीय प्रवाह के रूप में जलधाराएं चल रही हैं और आंतरिक रूप में अधः प्रवाह के रूप में आप लोग देखें अधिक खारे भाग का जो जल है, क्योंकि भारी है, वह नीचे की तरफ बैठेगा और नीचे ही नीचे वह कम जो खारे वाला जो भाग है या फिर निम्न लवणता वाले जो क्षेत्र हैं उनकी ओर अधः प्रवाह के रूप में चलने लगता है। इस तरह की धाराएं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की धाराएं खुले तथा बंद सागरों के मध्य चला करती हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि खुले और जो बंद सागर हैं उनमें लवणता में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लवणता वाले चैप्टर में भी कि जैसे निश्चित रूप में अरब सागर की लवणता निश्चित रूप में कम मिलती है, लेकिन फारस की खाड़ी और लाल सागर की लवणता बहुत अधिक मिलती है। तो निश्चित रूप में जब इस प्रकार की लवणता की भिन्नताएं होंगी तो वहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप अधः प्रवाह की भी उत्पत्ति हो जाती है। देखें, अधः प्रवाह को हम कोई नाम नहीं देते हैं क्योंकि हम उसे अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। ये नेचुरली अंदर ही अंदर पानी जो है, जिसे हम ऑटो सिस्टम कह सकते हैं, अपने आप ही उसकी प्रतिपूर्ति होती रहती है। हम जो अनुभव करते हैं वे केवल धाराओं को करते हैं जो हमें ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं, इसीलिए हम इनको कोई नाम भी नहीं देते हैं अधः प्रवाह को। तो इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप लोग देखें कि किस प्रकार से और जो लवणता वाला जो पार्ट है वह कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की जलधाराओं को उत्पत्ति करता है। जो बंद और खुले सागरों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी लाल सागर और अरब सागर का उदाहरण दिया। एक और उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, वह है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भूमध्य सागर में अटलांटिक की तुलना में लवणता, क्योंकि वह बंद है इसलिए लवणता अधिक मिलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये यहाँ से ही प्रश्न आपके बनाए जाते हैं क्योंकि ये तथ्यात्मक नहीं है और आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फैक्ट्स नहीं आते हैं, उनमें कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखें, ये सभी जो टॉपिक हैं ये कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, सैद्धांतिक हैं। इनमें हमको नियम ध्यान रखने होते हैं कि यदि लवणता की स्थिति कहीं पर क्या है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमको पता है कि लवणता कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये हमने पूर्व में पढ़ लिया। हमें पता है कि तापमान कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम होगा, तो हम यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि जहाँ पर लवणता अधिक होगी, अब हमको पता है लवणता कहाँ अधिक है, तो हम यही कह रहे हैं कि जहाँ पर लवणता कम होगी वहाँ से जल का प्रवाह और अधिक लवणता की क्षेत्रों की ओर होगा, क्योंकि अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में जल की सतह नीची होगी। अब ये दिमाग में हमारे बात है और हमको पता है कि कहाँ पर अधिक लवणता है कहाँ पर कम लवणता है, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और हम तुरंत हमको वो जलधाराएं याद भी हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अटलांटिक महासागर अपेक्षाकृत कम खारा है से जिब्राल्टर जल संधि होकर के भूमध्य सागर की ओर धारा चलने का यही कारण है। तो आप लोग समझ गए, मैंने बताया कि जो भूमध्य सागर है उसमें अधिक लवणता मिलती है इसलिए उसकी जल की सतह नीची होगी। अटलांटिक में तुलनात्मक रूप से लवणता कम है इसलिए अटलांटिक से जल धारा के रूप में और जिब्राल्टर जल संधि होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलता है। लेकिन भूमध्य सागर की सतह के नीचे का जल अधः प्रवाह के रूप में अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। इसी प्रकार की जो धाराएं मैंने बताया, जैसे कि लाल सागर जो कि अधिक खारा है तथा अरब सागर के मध्य में भी चलती हैं, ठीक है, क्योंकि जो अरब सागर है उसमें लवणता तुलनात्मक रूप से कम है और इसलिए अरब सागर से और जो जलधाराएं हैं वह लाल सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार का बाल्टिक सागर की ओर अधः प्रवाह निश्चय ही लवणता में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। तो जो बाल्टिक सागर है यूरोप की तरफ, वहाँ पर भी लवणता में भिन्नता के कारण और वहाँ पर भी अधः प्रवाह देखने को मिलता है, जो कि निश्चित रूप में इसी का ही परिणाम है। तो आप लोग देखें, दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण कारक है सागरीय जल से संबंधित जो कि लवणता है, यह भी किस प्रकार से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी क्रम में
और बाह्य सागरीय कारक पड़ते हैं। तो आप लोग देखें, मैंने पूर्व में ही हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 3 कारक हम पढ़ते हैं। पहला कारक जो हमने बताया वह घूर्णन से संबंधित था, दूसरा स्वयं सागर की विशेषताओं से संबंधित था, और सागर की 2 ही विशेषताएं महत्वपूर्ण होती हैं, एक तापमान और एक लवणता, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बताया कि घनत्व तो तापमान और लवणता का ही परिणाम है। अब तीसरा जो कारक है जो कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है, निश्चित रूप में उत्पन्न भी करता है महासागरीय जलधाराओं को, तो वह है आपके बाह्य सागरीय कारक। बाह्य सागरीय कारक का मतलब है कि इनका संबंध ना तो पृथ्वी की घूर्णन गति से है, ना ही उनका महासागर से कोई लेना देना है, महासागर की विशेषताओं से कोई लेना देना है। ये बाह्य सागरीय कारक हैं। तो निश्चित रूप में ये वे कारक हैं जो कहीं ना कहीं जलवायु से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं स्थलाकृतियों से संबंधित हैं। तो इनमें सबसे जो प्रथम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है वायु दाब तथा पवनें। देखिए, जब मैं अभी आपको जो पवनों के उप प्रकारों पर हम जब चर्चा कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं वहाँ पर पवनों की भी चर्चा कर रहे थे। तो प्रवाह तो निश्चित रूप में ही पवन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो आप लोग देखें कि पवन भी महासागरीय जो जल है उनको रगड़ पैदा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, और निश्चित रूप में ये उनकी उत्पत्ति को जन्म देता है। अब देखें, जो पवनें हैं ये हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जलवायु विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि जो पवनें हैं वे स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो जलधाराएं हैं वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं और उनकी दिशाएं बदलती नहीं हैं। हाँ, जिनकी दिशाएं बदलती हैं वो निश्चित रूप में अपवाद के रूप में है, जिनको हम हिंद महासागर में पढ़ेंगे। केवल पूरे विश्व में वही एक अपवाद है जहाँ पर जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो आप लोग देखें कि उसमें जो परिवर्तन होता है वह भी पवन के कारण ही है, क्योंकि वहाँ पर जो पवनें उन जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक हैं, तो वे खुद ही पवनों की विशेषता ये है कि वह भी और साल में 2 बार अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी पवनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, और वे हैं आपकी मानसूनी पवनें, जिन्हें हम सामयिक पवनों के नाम से वर्ग के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखें, और यहाँ पर मैंने लिखा है वायुदाब तथा पवनें, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए, हम पूर्व में भी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि वायुदाब ही पवनों की उत्पत्ति करता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो बिंदु हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग देखें कि वायु का जो दबाव है वह जल की जो सतह है उसको भी प्रभावित करता है। तो आप लोग देखें कि वायुदाब और पवनें आपस में जुड़े हुए हैं, और ये किस प्रकार से जल में गति उत्पन्न करते हैं, क्या इनके जो नियम हमें निर्धारित होते हैं, उस पर हम यहाँ नोट्स में चर्चा करते हैं। फिर इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो आप लोग देखें, वायुमंडलीय दबाव का भी सागरीय जल पर प्रभाव होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, कम वायुदाब से जल सतह ऊंची। आप लोग देखें वायुदाब किस तरह से प्रभावित करेगा कि कम वायुदाब, अर्थात जिन क्षेत्रों में वायुदाब कम होगा, निम्न वायुदाब होगा, वहाँ पर जल की सतह ऊंची होगी। जबकि अधिक वायुदाब से, क्योंकि वायुदाब का प्रेशर पड़ेगा, वायु का प्रेशर पड़ेगा, तो उससे जो है वो जल की सतह नीची रहती है। अब आपको पता ही है कि जो जल है वह किधर से किधर प्रवाहित होगा, वह जल हमेशा उच्च जलतल से और निम्न जलतल की ओर जाएगा। जिस तरह से नदियाँ ऊंचाई से नीचाई की ओर जाती हैं, वैसे ही सागरों में उच्च जलतल से और निम्न जलतल की ओर जाएगा। और उच्च जलतल यहाँ पर वायुदाब के संदर्भ में कहाँ है कि जहाँ पर वायुदाब कम होगा वो उच्च जलतल होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सागरीय क्षेत्रों में और जो समुद्री जलधाराएं हैं वे कम वायुदाब के क्षेत्रों से और अधिक वायुदाब के क्षेत्रों की ओर जल गतिशील होता है। तो ये भी एक नियम हो गया। आप लोग देखें, यहाँ मैंने दोनों संदर्भ में इसको लिखा है, जलतल के संदर्भ में भी लिखा है, वायुदाब के संबंध में भी लिखा है, क्योंकि वायुदाब ही जलतल को निर्धारित करेगा, समुद्र के जलतल को निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स में देखें, अच्छे से ध्यान देंगे कि जिस कारण उच्च जलतल कहाँ बनेगा, जहाँ वायुदाब कम होगा। तो मैंने लिख दिया है कि कम वायुदाब क्षेत्र से निम्न जलतल कहाँ होगा, जहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर जल गतिशील हो जाता है। परिणाम स्वरूप धारा की उत्पत्ति हो जाती है।
तो देखें बिल्कुल हम इनको निश्चित रूप में पृथ्वी के किन्हीं भी पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग देखा भी है कि देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब होता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होता है। तो निश्चित रूप में वहाँ का जो जलतल है वह नीचा होगा और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का जलतल ऊंचा होगा। और इसीलिए भूमध्य रेखीय विषुवतीय के क्षेत्रों से जल में जो गति है वह उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों की ओर हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हमारा कहीं पर भी जो कंसेप्ट है वह गलत नहीं हो रहा है। और पूर्व में भी हमने लवणता में भी, तापमान में भी यही बताया। और इसी कारण से ही आप लोग देखें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से और जो जल है उसका जो गमन है वह और आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है। अब इसमें हमने देखें कि पवनों की भी चर्चा की। तो पवनों में यदि हम देखें कि वायुदाब के द्वारा ही पवनें उत्पन्न होती हैं। और कहीं ना कहीं देखें जो पवनें, और ख़ास करके मैंने बताया कि जो हमारी स्थायी पवनें हैं जिनको हम प्रचलित, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रचलित और जो सनातनी पवनें हैं, जो स्थायी पवनें हैं, वे भी धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसका जो प्रवाह उत्तर पश्चिमी यूरोप की तरफ होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वह पछुआ पवनों का ही होता है। उसी प्रकार से ही जो व्यापारिक पवनें हैं वे भी महासागरीय जलधाराओं को उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया कि केवल स्थायी और सनातनी पवनें ही नहीं बल्कि मानसूनी जो पवनें हैं वे भी हिंद महासागर में और हिंद महासागरीय जो उत्तर पश्चिमी मानसूनी प्रवाह और दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाह्य सागरीय कारक है वायुदाब तथा पवनें वह महासागरीय और जो जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसी क्रम में हम देखें कि हम जो पवनों की चर्चा कर रहे थे उनमें हमने जो अभी मैंने चर्चा की, एग्जाम्पल्स की बात की, तो उनमें देखें कि जब सागरीय जो जल के ऊपर से होकर पवन चलती है तो पवन की रगड़ से सागरीय जल एक धारा के रूप में पवन की दिशा में ही प्रवाहित होता है। देखें जो कि मैंने भी बताया, इसको आप लोग नोट्स के रूप में देखें। और मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए अभी व्यापारिक पवनों के और पछुआ पवनों के। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे व्यापारिक पवनों से ही प्रेरित होकर विषुवतीय जो धाराएं हैं वे पूर्व से और पश्चिम की ओर चलती हैं। तो अब आप लोग समझ गए, केवल एक कारक नहीं, हमने घूर्णन के कारण तो बता दिया कि वह जल छूट जाता है और पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने लगता है, लेकिन आप लोग देखें स्वयं उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह जल पूर्व से पश्चिम चले। तो उसमें सहायक कारक के रूप में देखें आप लोग व्यापारिक पवनें सहायता कर देती हैं, क्योंकि जो व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वह लगभग पूर्व से और पश्चिम होती है और उससे विषुवतीय धाराओं की जो दिशा है वह पूर्व पश्चिम हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई एक कारक नहीं बल्कि सभी कारक समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में एक साथ कार्य करते हैं। इसी प्रकार से देखें जैसे कि मैंने बताया कि अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम तथा प्रशांत महासागर में क्यूरोशिवो की जो धारा है, हम इनको देखेंगे दोनों महासागरों में विस्तृत रूप में, ये पछुआ पवनों का ही अनुसरण करती हैं। जैसे कि मैंने बताया अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वह इन पछुआ पवनों के प्रभाव से ही और यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग तक पहुंच जाती है। और उसी प्रकार से प्रशांत महासागर में क्यूरोशिवो की जो धारा है वह पछुआ पवनों के प्रभाव से और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों तक पहुंच जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पवन और वायुदाब महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा के किस प्रकार से उनको उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अब इसी क्रम में हम जो महत्वपूर्ण और जो कारक हैं उन पर चर्चा करें उससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के रूप में, ये हमने पूर्व में भी अभी देखा, दोबारा हम लोग देख सकते हैं। ये देखें गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल देखें आप लोग ये पछुआ पवनों के प्रभाव में, और जिस तरह से पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं उसी तरह से प्रवाहित हो रहा है। उस तरह से आप लोग यहाँ पर क्यूरोशिवो की धारा देख सकते हैं और इनको हम अलग अलग महासागरों में भी देखेंगे। और इस तरह से आपको ये सभी जो जलधाराएँ वे याद हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारा बहुत ही विस्तृत सिलेबस होता है प्रत्येक कोर्स का और हम सभी जो चीज़ें हैं उनको रट नहीं सकते हैं। इसलिए हम
पूरी तरह से कंसेप्ट पर ध्यान दें। इसी क्रम में हम देखें तीसरा जो बाह्य सागरीय कारक है, ये भी महत्वपूर्ण कारक है, कहीं ना कहीं उन सभी कारकों के साथ में ही कार्य करता है, और वह है आपका वाष्पीकरण तथा वर्षा। देखिए वाष्पीकरण और जो वर्षा जो फैक्टर है, इसका सागर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये बाह्य सागरीय कारक के रूप में और निश्चित रूप में समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, उनके दूसरे कारकों के साथ मिलकर के उनकी उत्पत्ति करने का महत्वपूर्ण कारक भी है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से प्रभावित करता है। आप लोग देखें कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक एवं वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है, वहाँ का जलतल ऊंचा होगा, है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो सकते हैं, वर्षा भी अधिक है, वाष्पीकरण कम है बादलों के कारण, एवं जहाँ वर्षा कम होगी एवं वाष्पीकरण अधिक होगा, वहाँ जलतल नीचा होगा। देखिए वाष्पीकरण अधिक होगा तो आप लोग देखें सारे फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई कठिन नहीं है ये। वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता अधिक होगी, और हमने यही कहा है कि जब लवणता अधिक होगी तो घनत्व अधिक होगा और जल की जो सतह है वह नीची होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। वापस वही हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जलतल ऊंचा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, वाष्पीकरण कम होता है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए वहाँ का जलतल नीचा होगा। इसीलिए जो समुद्री जो जल है वह जलधारा के रूप में जल उच्च जलतल का मतलब हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, मान लो भूस्वत रेखीय क्षेत्रों से और निम्न जलतल की ओर गतिशील होता है। मैंने यहाँ पर आपको जो सभी समझाया वो नोट्स में भी लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखें कि विषुवत रेखा पर उच्च वर्षा एवं न्यून वाष्पीकरण के कारण उच्च जलतल होने से उच्च अक्षांशों की ओर धाराएं चलने लगती हैं। इसी तरह से आप लोग देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम जितनी भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सब विषुवत रेखीय क्षेत्रों से या मध्य अक्षांशों तक की बात कर रहे हैं, पवनों के प्रभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई समुद्री जलधाराएँ जो ध्रुवों की तरफ से आती हैं, निश्चित रूप से ध्रुवों की तरफ से आएंगी तो वहाँ तापमान कम है, वो सभी ठंडी जलधाराएँ। तो प्रश्न होता है कि जब वहाँ से भी तो जलधाराएं उत्पन्न होकर के आ रही हैं, तो ये आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा कि इसी कारण से ही आप लोग देखें ध्रुवीय भागों में कम वाष्पीकरण किंतु हिम के पिघलने से प्राप्त जल की अधिकता के कारण। अब आपको समझ में आया कि वहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, जबकि वहाँ पर ये फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह ये सब, लेकिन वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण कम है। तो वाष्पीकरण कम होगा तो इसका मतलब लवणता बहुत न्यून मिलेगी, और इसका मतलब वहाँ का जलतल भी ऊंचा होगा, क्योंकि लवणता कम है तो घनत्व भी कम होगा। और वहाँ पर हिम के पिघलने से, क्योंकि वहाँ हिम है, और हिम के पिघलने से, क्योंकि आप लोग देखें कि वहाँ के जो धरातलीय भाग हैं वो भी बर्फ़ से ढके रहते हैं, और जिस तरह से देखें वर्षा, ठीक है कि डायरेक्ट वर्षा का जल वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हिम के रूप में उपलब्ध हो रहा है, और वह हिम जब पिघल जाता है तो जब अधिक जल की आपूर्ति होती है तो उसके कारण जो धाराएं हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होकर और मध्य अक्षांशों की ओर चलने लगती हैं। जिसमें जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जलधाराएं आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तरी अटलांटिक में हम पढ़ेंगे, जैसे कि लेब्राडोर की धारा, एकदम ठंडी जलधारा ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, उसका उत्पत्ति का यही कारण है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम ये उत्पत्ति के कारण हमको यदि अच्छे से याद हो जाएं तो हम किसी भी जो जलधारा की को हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, कौन सी जलधारा कौन से महासागर में चलती है ये भी हमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और भी जलधाराएं हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर में जिसको हम क्यूराइल की धारा कहते हैं या ओयाशियो की धारा कहते हैं, तो ये भी ध्रुवों की तरफ से ही आती है, और उसकी उत्पत्ति का जो कारण है वह भी यही है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें कि ये हमारे 3 जो हैं वो बाह्य सागरीय कारक हैं, निश्चित रूप में ये महत्वपूर्ण कारक हैं, और ये जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, हमने जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए 2 फैक्टर निर्धारित किए थे, एक किया था उत्पत्ति करने वाले कारक
और उत्पत्ति करने वाले कारकों की हमने 3 वर्ग किए थे। पहला था घूर्णन से संबंधित, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित कारक। उसके बाद में हमने स्वयं सागर से संबंधित जो कारक हैं उनको पढ़ा, और तीसरा हमने बाह्य सागरीय जो कारक है उनसे हमने पढ़ा। तो आप लोग देखें, इन सभी कारकों से यदि देखें तो सभी प्रकार की जितनी भी जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति की बिल्कुल सही व्याख्या हो जाती है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जलधाराओं की उत्पत्ति होने के बाद में कई बार उनकी दिशाओं में परिवर्तन होते हैं और भी रूप परिवर्तित होते हैं। तो उनके क्या कारक हैं, उनके परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं, उन पर भी हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है कि धाराओं की दिशा में परिवर्तन करने वाले कारक। देखें, कुछ जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि हम जो अभी कारक पढ़ रहे हैं ये उत्पत्ति के कारक नहीं हैं। उत्पत्ति तो अभी हमने जो पूर्व के जो कारक पढ़े थे उन्हीं से ही होगी। ये तो केवल उत्पत्ति होने के बाद में उनकी दिशा या उनके रूप परिवर्तन या कुछ और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होने वाले कारक हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है तट की दिशा तथा आकार। देखें, तट की दिशा और आकार किस तरह से महासागरीय जलधाराओं की दिशा को परिवर्तित करता है। तो आप लोग देखें कि जलधाराएं उत्पन्न होने के बाद में यदि हम विश्व के मानचित्रों के जलधाराओं की स्टडी करें तो आप लोग जैसे देख भी पा रहे हैं, अभी हमने दिखाया, तो आप लोग देखें कि जलधाराएं जो हैं वो तटों के सहारे चलती हैं। और आप लोग देखें, जब तटों के सहारे चलेंगी तो तट बहुत कटे फटे होते हैं और उनकी जो तट हैं उनकी भी दिशाएं बदलती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब तट के अनुरूप चलेंगे तो उनकी कई दिशाएं बदल जाती हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। जैसे हिंद महासागर में मानसूनी जो धाराएं हैं वे भारतीय तट के अनुरूप ही प्रवाहित होती हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, जब भारतीय तट के अनुरूप प्रवाहित होंगी तो निश्चित रूप में उनकी जो दिशा है वह बदलेगी। दिशा किस तरह से बदलेगी? दिशा का मतलब उनका जो प्रवाह है वो बदल जाएगा। हम एक निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इसकी क्या दिशा है। तो ऐसी स्थिति में तट से टकराने के बाद में और निश्चित रूप में जो जलधाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है आपकी तलीय आकृतियाँ। तलीय आकृतियों की हम बात करें तो देखें, हमने पढ़ा था कि महासागरीय तो तली है उसमें कई हमको स्थलाकृतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं और उन स्थलाकृतिक स्वरूपों में हमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारा अंतः महासागरीय जो कटक हैं। तो वे कटक भी क्या करते हैं, क्योंकि कटक देखें कि बहुत हमने देखा कि जैसे अटलांटिक महासागर में, प्रशांत में बिखरे हुए कटक हैं, हिंद महासागर में भी मध्यवर्ती कटक मिलता है। तो कहीं पर जो ये कटक हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जो कटक हैं वे भी महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनके मार्ग को प्रभावित कर देते हैं। उनसे टकरा करके कहीं ना कहीं उनकी दिशाएं भी बदल जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि महासागरीय तली की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जब इन धाराओं के मार्ग में अंतःसागरीय कटक होते हैं तो धाराएं कुछ दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। देखें, जैसे ही कटक आएगा तो जो जलधाराएं हैं वे दाहिने ओर मुड़ जाएंगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग देखें, वह है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब स्कॉटलैंड के पास पहुंचती है तो आपको ध्यान होगा, हम पढ़ चुके हैं, स्कॉटलैंड के पास में जो कटक है उसका नाम है विविल टॉमसन कटक। तो जब ये विविल टॉमसन कटक को पार करती है तो वह उससे टकरा करके उसकी दिशा बदल जाती है और वह दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग देखें कि बाहरी रूप में हमको वह धारा मुड़ी हुई दिखेगी, दाहिने ओर मुड़ी हुई दिखेगी, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कौन सा कारक वहाँ काम कर रहा है जिसके कारण वो जो धारा है वह मुड़ रही है। तो आप लोग समझेंगे कि वो कारक हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कटक तो अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जलधारा है उसकी वो काफ़ी गहराई तक प्रवाहित होता है महासागरीय जल। तो जब वे उस कटक से टकराता है, विविल टॉमसन कटक से जो गल्फ स्ट्रीम का जो जल है, तो वह दाहिने ओर मुड़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह से देखें, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम जैसा हो गया और इसको हम अटलांटिक महासागर की जो कटक है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है कटक का, तो वहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं।
तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा जो कारक है वह है मौसमी परिवर्तन। जैसे कि मैंने अभी चर्चा भी की थी, मौसमी परिवर्तन के अंतर मैंने मानसूनी जो पवनों की चर्चा की थी। तो आप लोग देखें कि जो मानसूनी पवनें जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं और वे मानसूनी पवनें उस क्षेत्र की जो जलधाराएं हैं, तो निश्चित रूप में जब वे मानसूनी पवनों की दिशा बदलती है तो उन जलधाराओं की जो दिशा है वह भी बदल जाती है। और मैंने बताया पूरे विश्व में इस प्रकार की जलधाराओं की दिशा बदलने का उदाहरण केवल और केवल उत्तरी हिंद महासागर में मिलता है। और हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि उत्तरी हिंद महासागर अर्थात दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो एशिया के क्षेत्र हैं, ये मानसूनी पवनों के सबसे आदर्श स्थल हैं और यहाँ पर आपको दिशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं कि कई स्थानों पर बदलते मौसम के साथ धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मानसूनी पवनों का मौसमी दिक् परिवर्तन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मानसूनी पवनें हैं उनका जो मौसमी दिक् परिवर्तन है, दिक् का मतलब दिशा, मौसमी रूप में मानसूनी पवनों में जो दिशा में परिवर्तन होता है वह उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में भी दिशा में परिवर्तन लाता है। तो मैंने बताया ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दिशाओं में परिवर्तन होता है, जलधाराओं की दिशाओं में। अब सबसे अंतिम जो कारक है वह है हमारा कॉरियोलिस बल। देखें ये सभी हम जो दिशाओं में परिवर्तन वाले कारक पढ़ रहे हैं। तो देखें कॉरियोलिस बल की चर्चा हमने पवनों वाले चैप्टर में की थी और वहाँ पर हमने ये बताया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। और कॉरियोलिस बल के कारण जो भी जिन भी वस्तुओं में गति है, चाहे वो पवन हो, जलधाराएँ हों, उनमें जो दिशा है उनमें परिवर्तन आता है, अर्थात वे अपनी मूल जो दिशा है उससे विचलित हो जाती हैं। तो देखें उसी प्रकार का जो नियम हमने पढ़ा था, फेरेल का नियम, कि यदि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वे दाहिने ओर मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, बिल्कुल सेम आप लोग देखें इसी प्रकार का जो नियम है वह जलधाराओं पर भी लागू होता है। और आप लोग यदि देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आप जब सभी जलधाराओं को देखें तो दाहिने ओर मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। और आप लोग देखें ये एक चक्राकार स्वरूप निर्धारण कर लेती हैं। तो ये जो प्रश्न है ये भी कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें कॉरियोलिस बल पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्राय गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कॉरियोलिस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखें ये कोई नई बात नहीं है, ये सेम वही नियम है जो फेरेल महोदय ने दिया, जो हमने पवनों पे लागू किया था। और वहाँ मैंने ये भी बताया था कि जो भी गतिशील वस्तु है उस पर ये नियम लागू होता है, केवल ऐसा नहीं है कि ये पवनों पर ही लागू हो। तो आप लोग देखें कि ये नियम समुद्री जलधाराओं पर भी लागू होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं वे अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो पछुआ पवन की तरह ही दाहिने ओर मुड़ गई थी और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो जो विश्वतीय धाराएं हैं वो आपके व्यापारिक पवनों के साथ में और दाहिने ओर मुड़ रही हैं। तो इस तरह से आप लोग देखें उसी तरह की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ने की होती है और इनका एक चक्राकार स्वरूप निर्धारण होता है। इस तथ्य का जो हम ये बात देख रहे हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, इसका अवलोकन सबसे पहले नानसेन नाम के एक महोदय ने किया था, जिसे आगे चलकर एकमैन नाम के विद्वान ने गणितीय आधार पर भी प्रमाणित कर दिया। तो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि किस तरह से और जो जलधाराएं हैं वे गोलाकार उनका स्वरूप निर्धारण हो जाता है और किस प्रकार से कॉरियोलिस बल का उनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए फेरेल महोदय ने कॉरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो पवनों के ऊपर स्टडी की। हालांकि उन्होंने यही कहा कि सभी गतिशील वस्तुओं पर ये कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो इस बल का जो प्रभाव है वो समुद्री जलधाराओं पर किस रूप में होता है उसकी स्टडी नानसेन ने की। आप लोग ये समझेंगे और उसे गणितीय आधार पर प्रमाणित करने का काम एकमैन नामक विद्वान ने किया। तो ये तथ्यात्मक है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है और इसको हम यहाँ एक मैप में भी चेक कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति। ये देखें तो आप लोग देखें यहाँ पर देखें जो जलधाराएं हैं
वो ये देखें इस तरह से, ये देखें ये गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है आप लोग देखें ये दाहिने ओर मुड़ रही है, और ये देखें ये कनारी की धारा दाहिने ओर मुड़ रही है, ये भी दाहिने ओर मुड़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ती हैं, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखें बेंगुला की जो धारा है वो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही है, ये देखें ब्राज़ील की धारा बाईं ओर मुड़ रही है। तो इस तरह से देखें ये पूरा चक्र पूर्ण हो रहा है, और हम आप लोग देखें कि अलग अलग महासागरों में हम एक अलग तरीके से इन जलधाराओं को पढ़ेंगे। अभी तक हम जलधाराओं को जैसे कि बुक्स में दे रखा होता है अलग अलग दे रखी होती हैं, लेकिन जलधाराएं अलग अलग नहीं होती हैं। ये जलधाराएं पूरा एक चक्र पूर्ण करती हैं, और हम चक्र के रूप में ही इनकी स्टडी करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से यदि देखें, ये प्रश्न भी कई बार एग्ज़ाम में आया है, बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, केवल इस मानचित्र को देख से ही हमको पता लग जाता है। आप अटलांटिक महासागर पर फोकस करें कि इसमें जो जलधाराएँ हैं वे दाहिने ओर मुड़ने के कारण, और आप लोग देखें इनमें जो गति है वह आप लोग देखें एक जो चक्र बन रहा है वह बन रहा है क्लॉकवाइज। ये पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं उनका जो चक्राकार जो स्वरूप है वह किस प्रकार का होता है, और वह होता है क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप लोग देखेंगे तो वह आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्लॉक के बिल्कुल विपरीत है, क्लॉक इस तरह से ही चलती है, तो यह आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को ये इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना चाहिए, इंग्लिश के वर्ड में, क्योंकि आजकल इसी तरह के ही जो प्रश्न भी हैं वो वामावर्त दक्षिणावर्त नहीं देते, इससे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्लॉक से हमको बिल्कुल सही याद रहता है। आप लोग देखें जो क्लॉक है वो इस तरह से ही चलती है, 1 और इधर आपका होगा इधर 12, 3, 6, 9, और क्लॉक इसी तरह से चलती है। तो ये क्लॉक वाइज हुआ। हिंदी में इसको ध्यान रखेंगे, घड़ी की सुई के समान, घड़ी की सुई के समान बोलते हैं इसको। तो प्रश्न भी इसी प्रकार से आता है कि उत्तरी गोलार्ध में और जो जलधाराएं हैं उनका जो चक्र का रूप होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये हमने चक्रवातों में भी देखा था, आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से आप लोग देखें, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समान, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत होता है। तो आप लोग देखें, मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस पर आपको ये डिस्कस कर दिया है, क्योंकि ये कहीं पर भी बुक्स में लिखा हुआ नहीं होता है, ये केवल हम यहाँ पर मैप में देख के ही और इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग, और सभी महासागरों में आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोग हिंद महासागर में भी देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज ही है, और उत्तरी गोलार्ध में देखें तो आप लोग क्लॉकवाइज ही है। प्रशांत में भी यही स्थिति है। आप लोग देखें यहाँ पर आप लोग देखें ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ये देखें एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चक्राकार स्वरूप निर्धारण होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो इस प्रकार से देखें कि ये हमारे जो उत्पत्ति के कारक और उनकी दिशा में परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं ये कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो उत्पत्ति के जो कारक हैं वे अच्छे से समझ में आए होंगे। रूप परिवर्तन करने वाले अर्थात दिशा परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं वे भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इन सभी कारकों के जो उत्पत्ति को आप लोग देखें, इन सभी को अब हम अलग अलग महासागरों के अंतर्गत अलग अलग महासागरीय जलधाराओं के रूप में हम देखेंगे, और देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति में कौन कौन से कारक का योगदान है, जिससे आपको, और उन सभी जलधाराओं को हम चक्र के रूप में ही पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज की जो ये क्लास है, आज का जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम तीनों महासागरों की जलधाराओं को विस्तृत रूप में और उनकी उत्पत्ति के साथ ही हम उनकी स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।